कल के व्याख्यान में हम भारत की संविधान सभा का प्रारंभिक परिचय पढ़ चुके थे। आज हम भारत की संविधान सभा के उसी क्रम को आगे समझने की प्रयास करेंगे। ये बात हम कल चर्चा कर चुके थे कि 1885 के बाद ही जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस इस बात पर जोर देती रही कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार हो और वह संविधान सभा का गठन किया जाए और एक संविधान सभा देश के उस संविधान सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किया जाए। और मैं आपको इस चीज़ को भी अपन चर्चा कर चुके थे कि 1919-1935 के माध्यम से ब्रिटिश सरकार भी संवैधानिक सुधारों के माध्यम से अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। 1940 में तक आते आते जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, स्थितियाँ एकदम से बदली और ब्रिटिश शासन को सत्ता हस्तांतरण के लिए अब एक मार्ग सूझाना आवश्यक हो गया। इसी के तहत 1942 में पहली बार कैबिनेट मिशन क्रिप्स मिशन भारत में भेजा गया सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, परंतु ये मिशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा। सत्ता हस्तांतरण के दौरान ही फिर शिमला में वार्ताएं हुई कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य और ब्रिटिश शासन के मध्य, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला। इसी के तहत मार्च 1946 में ब्रिटिश शासन ने एक दूसरा प्रतिनिधिमंडल भारत में भेजा जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं, जिसके तीन सदस्य थे, सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और हैवी अलेक्जेंडर। ये तीनों सदस्य भारत में सत्ता हस्तांतरण के राह या प्रारूप सुझाने के लिए भारत आने थे। तो जैसे ही कैबिनेट मिशन भारत में आया, उसने विभिन्न राजनीतिक दलों और उस वक्त के दो प्रमुख राजनीतिक दलों कांग्रेस और मुस्लिम लीग से व्यापक विचार विमर्श किया और अपना एक प्रारूप प्रस्तुत किया सत्ता हस्तांतरण के लिए। वो पहला प्रारूप कैबिनेट मिशन योजना की जो प्रमुख बातें थी वो ये थी कि भारत को एक संघ बनाया जाएगा और उसमें केंद्र के पास विदेश, रक्षा और संचार के मामले ही होंगे। राज्यों को अपना संविधान बनाने का अधिकार होगा। राज्यों को 3 वर्गों में ए, बी और सी में बांटा गया। ये माना गया कि राज्य अपना संविधान अलग, ये 3 वर्ग के राज्य अपना संविधान अलग अलग बनाएंगे और बाकी बाद में सभी राज्य मिलकर केंद्र का संविधान बनाएंगे। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में एक संविधान सभा की भी बात की गई। जो संविधान सभा 389 यानी 389 सदस्यों से मिलकर बननी थी, जिसमें 292 यानी 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों द्वारा निर्वाचित होने थे। ब्रिटिश प्रांतों की विधायिकाओं द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय प्रणाली के माध्यम से निर्वाचित होने थे। 4 चीफ कमिश्नरों के प्रांतों से निर्वाचित होने थे और 93 सदस्य देशी रियासत के राजाओं के मनोनयन द्वारा उनकी सदस्यता निर्धारित होनी थी। तो कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को तो स्वीकार किया कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, परंतु इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि वो संविधान सभा देश की जनसंख्या द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हो, क्योंकि मूलतः जो संविधान सभा थी वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर ही निर्वाचित होनी थी। 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के तहत ही संविधान सभा के चुनाव हुए, जिसमें 208 सदस्य कांग्रेस के जीते, 73 मुस्लिम लीग के, 15 अन्य दल के। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में ये भी कहा गया कि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य संविधान सभा का चुना जाएगा। मतदाताओं को 3 वर्गों में बांटा गया, सामान्य, मुस्लिम और सिख। इस तरह 213 सदस्य सामान्य थे, 79 या 89 सदस्य मुस्लिम, 4 सिख, 33 SC और 12 महिलाओं का प्रतिनिधित्व हम संविधान सभा में देखते हैं। परंतु बाद में लेकिन जैसे ही अंतरिम सरकार का प्रश्न आया तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संबंध एकदम से खराब हो गए और गतिरोध बढ़ने लगा।
अब इस समस्या को सुलझाने के लिए कैबिनेट मिशन पर प्रस्ताव नाकाफ़ी था। इसी दौरान भारत में एक नए वायसराय की नियुक्ति हुई, जिन्हें हम भारत का आखिरी वायसराय के रूप में भी जानते हैं। और माउंटबेटन जो भारत के आखिरी वायसराय थे, आखिरकार उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये निर्णय लिया कि भारत को आगे चल के भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेटस में व्यक्त कर दिया जाएगा और इन 2 डोमिनियन स्टेटसों की 2 अलग संविधान सभाएँ होंगी। माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया और पाकिस्तान अलग बन जाने के कारण संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 324 रह गई, जिसमें 234 ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित थे और 89 देशी रियासतों द्वारा। तो इस तरह भारतीय संविधान सभा के गठन का असर पड़ा भारत के विभाजन का, और इसकी सदस्य संख्या कम हो गई। यद्यपि 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो चुका था और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो बहुत रूप में आज भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना से काफ़ी साम्यता रखता है। संविधान सभा का जो गठन हुआ उसके हेतु कई समितियों का निर्माण किया गया। संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए और इस संविधान सभा ने 24 जनवरी 1946 तक काम किया और फिर इसे डिसबैंडेड कर दिया, भंग कर दिया गया। अब जैसे कि हम जानते हैं कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जो भारत का संविधान बना है, उस संविधान सभा ने उसी दौरान यानी 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल चुकी थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे रूप में लागू किया गया। इस दौरान भारत की संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य करती रही। तो संविधान सभा के सदस्यों के पास दोहरे कर्तव्य थे। एक और उन्हें कार्यवाहक संसद के रूप में भी कार्य करना था और दूसरी ओर जब तक कोई निर्वाचित सरकार अस्तित्व में नहीं आती, और दूसरी ओर उसे संविधान निर्माण का महत्वपूर्ण काम भी करना था। इसी दौरान एक प्रश्न बार बार उठता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बात पर जोर दे रही थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाए और कैबिनेट मिशन योजना ने इसकी जगह अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया, तो क्या भारतीय संविधान सभा इस रूप में मूल भारतीय जनता की सच्ची प्रतिनिधि कही जा सकती है? ये प्रश्न कई बार उठा है राजनीतिक अकादमिक विमर्शों के दौरान, लेकिन ये बात हमें माननी चाहिए कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली इसलिए अस्वीकार की गई क्योंकि उस ज़माने की परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन का अंग्रेज़ों के राज के दौरान 1919 या 1932 हमने अंग्रेज़ी शासन जो जिस व्यवस्था को अपना रहा था उसे सीमित मताधिकार की प्रणाली कहते हैं, जिसके लिए मतदान के लिए कुछ कतिपय योग्यताएं होनी आवश्यकता है। तो इस रूप में एकदम से एक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपना पाना संभव नहीं था। दूसरी ओर ये बात हमें माननी चाहिए कि
जो भी संविधान सभा के सदस्य थे उनमें ज़्यादातर वही लोग थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लंबे समय तक नेतृत्व किया था, और वो सभी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भारतीय संविधान सभा में जगह मिली। तो ये बात कहना सही नहीं होगा कि ये भारतीय संविधान सभा सच्चे रूप में प्रतिनिधित्व चरित्र की नहीं है, क्योंकि लगभग सभी लोकप्रिय नेता, कोई भी ऐसा नेता नहीं छूटा जो संविधान सभा का सदस्य ना हो, जो बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बड़ा ही सक्रिय भूमिका निभा चुका हो। तो इस रूप में हमें ये बात महत्वपूर्ण समझनी चाहिए कि यद्यपि भारतीय संविधान सभा प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित नहीं थी, परंतु इसके पश्चात भी वह सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं को अपने अंदर समाहित की गई थी, और इस रूप में वो भारतीय जनता की प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही थी। दूसरी ओर यह सवाल भी कई बार उठाया जाता है, राइवर जेनिंग्स ने कहा कि भारत की संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि संविधान सभा में ज़्यादातर जो सदस्य थे वो वकालत की योग्यता वकील थे। तो इसका जवाब सामान्यतः यही है कि संविधान निर्माण अपने आप में बड़ी कानूनी प्रक्रिया है, और कानूनी प्रक्रिया का जानकार ही एक कानून का निर्माण, संविधान के निर्माण से जुड़ा रहता है। और ब्रिटिश शासन के दौरान भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय वकालत का ही व्यवसाय था, जिससे ज़्यादातर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता जुड़े हुए थे। तो इस रूप में ये बात कहना कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग था, ये बात सही है कि वकीलों का आधिक्य था, और परंतु ये बात समझनी चाहिए कि संविधान निर्माण अपने आप में एक कानूनी प्रक्रिया है, और कानूनी प्रक्रिया का संबंध कानून के जानने वालों से ही होता है। तो ये इन आपत्तियों में भी कोई दम हमें नज़र नहीं आता कि भारत की संविधान सभा, तो इस तरह संविधान सभा का गठन हुआ, और संविधान सभा कमोबेश रूप से अंतरिम संसद और संविधान निर्माण दोनों के कार्यों में बखूबी अंजाम दिया, और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के बाद जो संविधान अस्तित्व में आया वो सही रूप में भारत की मूल आत्मा और राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा अर्जित किए गए उन मूल्यों का प्रतिबिंबित कर रही थी, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं की मूल विरासत थी, और उसी रूप में कि वो भारत को किस रूप में आगे ले जाना। तो भारत की संकल्पना का, आइडिया ऑफ इंडिया का सबसे अच्छा जो प्रतिबिंब दिखता है हमें भारत की संविधान सभा और भारत की संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान, और ख़ास तौर पे प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वो प्रतिबिंब दिखता है।